प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12th क्लास के लिए फिजिक्स की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमने स्टार्ट किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। उन टॉपिक्स को आप एक बार पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, जो MCQs थे हमारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने कुछ MCQs लास्ट वीडियो में भी सोल्व किए थे, और जो अभी हम सोल्व करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए कंसेप्ट वाइज। उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो, इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपको समझ में भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई, इट इम्प्लाइज द लॉज ऑफ। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है बच्चों, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई के, और ये हमारा कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिविटी प्रॉपर्टी थी हमारे पास में चार्ज की, वो सीखी थी। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सीधा आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। बॉडी हैज़ ए चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम if it has 2.5 into 10 power 13 number of protons, then how many electrons the body has। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। चलिए तो बच्चों इसको देख लेते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम किसी अनचार्ज बॉडी के बारे में समझ लेते हैं। अगर कोई बॉडी अनचार्ज है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वह इक्वल है, तभी तो उसके ऊपर टोटल चार्ज 0 होगा और हम कहेंगे कि बॉडी अनचार्ज है। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसके ऊपर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो हमें दी हुई है 2.5 इंटू 10 पावर 13 नंबर्स। ठीक है, यानी कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स उस पर पहले से मौजूद हैं। उसके बाद हमने देखा है कि उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है 2 माइक्रोकूलम का। नेगेटिव चार्ज कैसे आता है बच्चों? जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर कहीं से आ जाएं, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से चार्ज हो जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया है, तो इसका मतलब इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला हमारे पास में है, Q इजकल टू एन ई, तो एन बराबर आएगा Q अपॉन ई। अगर हमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बॉडी के ऊपर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास पहले से ही थे जो कि प्रोटोनों की संख्या के इक्वल थे, तो वो हमने यहाँ पे अलग से लिखे हुए हैं। और n इज इक्वल टू Q अपॉन ई से कुछ इलेक्ट्रॉन्स और हैं जो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि 2 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर -6 चार्ज है, और इसको हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। सेम ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा प्रोटॉन के कारण। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा 1.25 इंटू 10 पावर 13, और इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले से ही थे। दोनों को आप एडअप करेंगे तो 3.75 इंटू 10 पावर 13 नंबर से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखा जाए तो हमारा जो आंसर होगा इसमें 3.75 इंटू 10 पावर 13। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में इसको सोल्व कर लिया था। ठीक है, साथ ही साथ लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 हम अभी स्टार्ट करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। 2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5 are at a distance r between them experience an electrostatic force F. The electrostatic force between them in vacuum at the same distance r will be। कुछ एक कंडीशन हमें दी हुई है कि किसी डायलैक्ट्रिक मीडियम में कोई 2 चार्जेस का सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5 है उस मीडियम का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काउंट किया तो F आया। अगर आप उस पूरे सिस्टम को उठा के वैक्यूम में ले जाएं तब कितनी फोर्स होगी, ये हमसे पूछा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो पहला केस हमारा फर्स्ट केस क्या है कि हमने मान लिया कि 2 चार्जेस Q1 Q2 हैं जिनका बीच का डिस्टेंस r है। ये जो जिस मीडियम में रखा हुआ है ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हमें यहाँ दिया हुआ K इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स का फॉर्मूला F कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K। K यहाँ पे क्या है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा कूलम्ब का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यूज़ हमने रखी और इस K को 1/K यानी कि 1/5 अलग कर दिया और बाकी चीज़ों को ऐसा कैसा ही लिख दिया।
ठीक है बच्चों, ये 5 इधर मल्टीपल डिवीज़न में है, उधर जाएगा तो मल्टीपल में पहुंच जाएगा। तो 5f इजिकल टू हमारे पास क्या रिजल्ट है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में हमने क्या किया है, पूरा सेम सिस्टम ऐसा कैसे है जैसा ये था, पर इस बार इसका मीडियम चेंज हो गया। वहाँ पे मीडियम में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K=5 था, है ना, K=5, पर इस बार ये वैक्यूम में रखा है तो इसके लिए K की वैल्यू 1 होती है। अगर एयर में भी होता तो तब भी हमारी K की वैल्यू 1 होती, यानी कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 1 होती। तो बच्चों यहाँ पे फिर से हमने कूलम्ब्स फॉर्मूला लगा दिया, और इस बार जो फोर्स है F डैश है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अभी पीछे हमने इस पूरे की वैल्यू फाइंड की थी, 5F के इक्वल थी, तो इसको उठा के हमने यहाँ पे 5F के इक्वल रख दिया। तो F डैश इक्वल टू कितना आया, 5F, यानी कि अब जो फोर्स होगा पहले वाले फोर्स का 5 टाइम्स हो जाएगा। तो चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें बच्चों ऑप्शन 5F यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर होगा। CBSE में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर कूलम्ब फोर्स टू बी ऑपरेटिव द लीस्ट साइज ऑफ एटम विल बी। बच्चों जब हमने कूलम्ब फोर्स को पढ़ा था तो उसमें हमने कुछ उसकी लिमिटेशंस देखी थी कि कूलम्ब फोर्स कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। ये डिस्टेंस वाइज हमने देखा था। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटी हो, जिसको हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर साइज़ के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियर साइज़ या हम कहें कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वहाँ पर आपका जो कूलम्ब फोर्स है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता। वहाँ पर एक नए टाइप का फोर्स लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू आपके कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये है हमारा एटम, ठीक है। इस एटम का जो रेडियस होता है या इसका जो साइज़ हम कहेंगे, साइज़ जो एटम का होता है उसके रेडियस से डिफाइन करते हैं। ये लगभग होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर से स्टार्ट करके 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। ये अब 10⁻12 मीटर छोटी रेडियस होती है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए 10⁻10 मीटर तक ये इसका एटम का आपका साइज़ होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ साइज़ ऑफ एटम कितना होता है, ये लगभग 10⁻10 मीटर से 10⁻12 मीटर या 10⁻12 मीटर से 10⁻10 मीटर तक के होता है। 10⁻12 छोटी आपकी रेडियस है, 10⁻12 इससे बड़ी है। और जो आपका न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है, क्योंकि आपके एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है। जैसे हमने न्यूक्लियस को यहाँ दिखाया काफ़ी छोटा होता है, बट हमने थोड़ा बड़ा दिखा रखा है। इसका जो रेडियस होता है, इसका जो साइज़ होता है 10⁻15 मीटर की रेंज का इस ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि आपके जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं, बट प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो आपको ये समझना होगा कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। तो कैसे वो एक न्यूक्लियस के अंदर आपस में बंधे हुए हैं, वो भी इतनी कम स्पेस पे, बहुत छोटे से स्पेस में वो बंधे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक नए टाइप का फोर्स लगता है जो कि कम रेंज यानी कि बहुत छोटी डिस्टेंस में काम करता है, और उस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा फोर्स होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला है, ठीक है। कूलम्ब फोर्स भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फोर्स इज़ मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, कूलम्ब फोर्स हम यहाँ पर उसको काउंट नहीं करते हैं। तो हम देखें तो 10⁻15 मीटर से जो भी नेक्स्ट वैल्यू बड़ी होगी उसी को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका काम कर सकता है। तो चलिए अपने ऑप्शंस पे एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, 10⁻12 मीटर है, 10⁻15 मीटर। ये तो हमारा किसका साइज़ हो जाता है बच्चों, न्यूक्लियस का साइज़ हो जाता है। तो इस पर तो हमारा न्यूक्लियर फोर्स या कूलम्ब फोर्स काम नहीं करेगा। न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा बट कूलम्ब फोर्स काम यहाँ पे नहीं करता। 10⁻10 मीटर ये इससे बड़ी वैल्यू है 10⁻12 से, तो यहाँ पे भी आपका जो है काम कर सकता है कूलम्ब फोर्स। और नेक्स्ट में देखें तो 10⁻8 पर भी आपका ये कूलम्ब फोर्स काम करेगा।
अगर इतना डिस्टेंस पर आपके चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच कूलम्ब फोर्स लगेगा, ठीक है। पर हमसे पूछा गया है लीस्ट साइज़, तो 3 आपके पास साइज़ हैं, 10 पावर -8, 10 पावर -12 और 10 पावर -12 और 10 भी है, ठीक है ना। 10 पावर आपका ये -10 है और ये 10 पावर आपका -12 है। तो इनमें से किस पर काम करेगा? जो लीस्ट साइज़ है आपका वो 10 पावर -12 मीटर है, तो यहीं पर ये आपका सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 10 पावर -14 होता तब भी आप 10 पावर -14 पे आप करेक्ट लगाते, ठीक है ना, क्योंकि 10 पावर -15 का जो ऑर्डर है वो आपका न्यूक्लियस का होता है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा अगर है तो वहाँ पर आपका जो कूलम्ब फोर्स है वो एक्ट करेगा, काम करेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड आप देख रहे हैं एंड एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर इफ द चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम डबल देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्जेस। इस क्वेश्चन को तो आप फर्स्ट और सेकंड केस बनाइएगा। एक कंडीशन आप ले लीजिएगा, 2 चार्जेस मान लीजिएगा Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस R करते हुए F की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। सेकंड केस में क्या करेंगे बच्चों, आप चार्जेस को आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, डिस्टेंस क्या कर देंगे, डिस्टेंस डबल कर देंगे, तो आप नया फोर्स कैलकुलेट करेंगे और ये नया फोर्स आपका पहले वाले फोर्स से कम आएगा क्योंकि आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, ऊपर से चार्ज भी आधे कर दिए हैं। तो भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हो सकता 4F। तो फोर्स जो नया फोर्स होगा घटेगा ही, कम होगा, या तो ये हो सकता है या ये और या आपका ये। कैलकुलेट करोगे तो आपका डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप देखिएगा करके, अगर कोई डाउट हो तो उसको फिर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर O इज। भाई आपने O सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये O सेंटर है आपका, यहाँ पे कोई चार्ज आपने रखा है, तो इस पर फोर्स पूछा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कैसे फोर्स लगेगी। मान लेते हैं कि बच्चों आपने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है Q, ठीक है। तो ये +Q इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं, तो ये +Q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। अभी जो दूसरा +Q A पॉइंट पर जो रखा हुआ है ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल हो रही है, चार्ज भी इक्वल हो रहे हैं, तो भाई ये वाले फोर्सेस जो होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो इस +Q और इस +Q के कारण जो फोर्सेस होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। अब देख लेते हैं B और D पर रखे चार्ज, इसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे। भाई 2Q का जो ये प्लस का 2Q है, ये प्लस का 2Q इसको क्या करेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इसको D की तरफ मूव करेगा, D की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। इससे इस पर फोर्स लगेगा क्योंकि भाई ये क्या है, ये इसको रिपेल करेगा, और D नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो देखा जाए तो इस पर नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो इस पर लगने वाला है बच्चों, वो D की तरफ लगेगा, यानी कि B से D की तरफ लग रहा है। तो इसमें हमसे पूछा है कि भाई फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट सेंटर हो, तो कौन सा लग रहा है, अलोंग द डायगोनल BD, यानी कि B ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाता है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। भाई B ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, जिसके कारण ये चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स जो होगी वो अलोंग BD के होगी। ये वाले फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगे, तो इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। तो बस इतना इसमें आंसर है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको केवल कंसेप्ट ध्यान रखना है, आंसर आप आसानी से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी अगर ध्यान दें तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है देखने में। 4 चार्ज पार्टिकल हैं केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। एन इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्री टू मूव इज प्लेस्ड एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इन विच डायरेक्शन विल बी इलेक्ट्रॉन मूव। तो इसमें भी हमसे पूछा एग्जैक्ट सेंटर मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये अल्फा पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या रखा है इस बार, इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अल्फा पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये वाला भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना, अपनी तरफ खींचेगा। भाई देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसके या चारों के डिस्टेंस से सेम होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। तो कूलम्ब फोर्स जो होता है वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, सेम हो जाएंगे।
और इक्वल भी हैं और अपोजिट होंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स होगा इन दोनों के कारण वो जीरो, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे ऊपर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये क्या इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये प्रोटॉन है तो ये इससे अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, इसको रिपेल करेगा तो ये भी इस तरफ ही जाएगा। देखा जाए तो ये फोर्सेस ये इसको किस तरफ मूव करने वाले हैं, देखा जाए तो डी, इट विल मूव टुवर्ड्स डी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा। देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं, पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये हम जानते हैं। अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है जिस पर 2 प्रोटोनों के बराबर चार्ज होता है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 चार्जेस एज शोन इन दी फिगर आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू बाई क्यू, यानी कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, इफ़ द नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0। ये हमारा डायग्राम है, ठीक से समझ लेते हैं कि स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है ए, अपोजिट कॉर्नर्स पर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू चार्जेस रखे हुए हैं। किसी एक चार्ज क्यू पर पूछा इसने, कैपिटल क्यू पर फोर्स जो है 0 है। अगर ये 0 है, इसको ले लो या इसको ले लो, किसी भी एक क्यू को ले लो, अगर कोई भी फोर्स 0 है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो आपको बताना है रेशो, क्यू बाई क्यू का रेशो। तो चलिए इसको देख लेते हैं बच्चों। ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। भाई ये हमारा सिस्टम था यहाँ पे, है ना, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट कॉर्नर पे सेम चार्जेस रखे हुए थे, डिस्टेंस ये थी। तो डायगनल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका, डायगनल का जो लेंथ होगा स्क्वायर का √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, तो ये डिस्टेंस हो गई। अब बच्चों मान लेते हैं कि सभी चार्जेस पॉजिटिव है, पहले तो हम ये लेके चलते हैं कि सभी चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो चलिए, तो अब इस क्यू के कारण इस पर लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि इसको रिपेल करेगा। और ये आप फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, F1 मान लिया आपने, और ये हो जाएगा KQ अपॉन ए स्क्वायर। भाई ये K क्या है यहाँ पे, ये 1/4πε0 है, ठीक है, ये K क्या है यहाँ पे 1/4πε0 मान लिया हमने, क्लियर है। तो ये इस डायरेक्शन में इसको मूव करेगा, कूलम्ब फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब इस Q के कारण इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। क्यों लगेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि अलोंग दी जो लाइन मीट करने वाली लाइन है उसके अलोंग लगती है, और ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव लेके चल रहे हैं हम। तो ये आ गया आपका KQ अपॉन ए स्क्वायर, सेम आ जाएगा जैसे ये, इसको हमने फोर्स F2 का नाम दे दिया। ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, अलोंग दी आपका जो ये QQ को मिलाने वाली लाइन है इसके अलोंग लगाएगा, और ये F3 हमने ले लिया, ये हो जाएगा KQ², क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे बच्चों यहाँ पे सेम है। तो KQ² अपॉन बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे a² हो जाएगा, तो 2a²। बोलो यहाँ तक मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है आपको कि किस तरीके से तीनों चार्जेस मिलकर इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसने किसके कैसे फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ F2, इसने कैसे फोर्स लगाया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ये F1, और इसने अलोंग द डायगोनल ये F3। ऐसे नेट फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे इसके ऊपर, भाई ये F1 और F2 का जो नेट आएगा वो आपका इसी डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्सेस के लिए हमें पता है, हमने 11th क्लास में सीखा है कि कैसे इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका रिजल्टेंट ऑफ F1 और F2 निकाल लेते हैं। F4 हमने मान लिया रिजल्टेंट, तो क्या होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट। यहाँ पे F1 F2 की हमने वैल्यूज़ रख दी। आप देखेंगे तो ये x प्लस ये x² प्लस x², तो कैसा हो जाता है 2x² जैसा हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या आ जाएगा, 2x² मानते हुए x तो आ जाएगा बाहर और √2 रह जाएगा। यहाँ पे x पूरा यही था, तो ये हमने लिखा KQ अपॉन a²। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हमने x की तरह ट्रीट किया पूरे को, तो x², ये पूरे को x की तरह ट्रीट किया, ये x², तो x² कितने होते हैं 2x²। अब ये रूट के अंदर है तो x तो आ जाएगा बाहर और √2 रह जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब क्योंकि नेट फोर्स जो है Q पर 0 है, तो F3 प्लस F4 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में आएंगे, इसका रिजल्टेंट तो हमने ऐसे करके लिख लिया है। वैल्यूज़ रख दी है दोनों की, F4 की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रख दी, F3 की वैल्यू यहाँ पे रख दी। क्या कॉमन लेकर के हम इसको 0 में उस तरफ बेच सकते हैं, देखा जाए तो KQ अपॉन a² यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर Q कैपिटल है, यहाँ पे भी KQ कैपिटल Q अपॉन a² कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा Q/2 प्लस √2 इंटू Q। इसको उठा के इधर लेके चले गए तो माइनस के √2 इंटू Q हो गया बच्चों, ठीक है। अब √2 इस Q को आप ले गए इधर डिवीज़न में और 2 को ले आए इधर मल्टीप्लाई में, तो Q अपॉन Q आ जाएगा माइनस के
2 × √2 और हमारा एक ऑप्शन यही है। हमसे रेशो ही पूछा था ना Q/Q का, इसीलिए हमने ये सब किया, Q/Q का रेशो। तो चलिए देख लेते हैं क्या हमारे इसमें ऑप्शंस हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आ जा रहा है, -2 √2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इस सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और हम आगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ेंगे इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।